देखिए ऑन करते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। मैंने बताया था कुछ चीज़ें उसमें हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, उससे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लॉस होती है। अब जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, जैव विविधता को कैसे हम संरक्षित करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जैव विविधता बची रहे। तो उससे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट है। अगर किसी चीज़ से हमको बेनिफिट मिल रहा है तभी तो उसको हम कंजर्व करेंगे। बायोडाइवर्सिटी से हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा है, नहीं है। जैव विविधता अगर इस अर्थ पर है तो उससे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट है, हमको भी है, एनिमल्स को भी है, नेचर को भी बेनिफिट है। इसीलिए तो उसको सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो कंजर्व करने का रीज़न क्या है, इसका मतलब उसको हमको उससे बेनिफिट मिल रहा है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, बेनिफिट्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, क्यों कंजर्व करते हैं, क्योंकि उससे हमको बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट की 3 टोटल कैटेगरीज क्या है। पहला बुक में जो बुक की लैंग्वेज बता रहा हूँ लिखा है नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स। नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब समझ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से अगर हमको कोई फ़ायदा मिल रहा है, किसको, ह्यूमन को डायरेक्ट कोई फ़ायदा मिल रहा है तो नैरो में आते हैं। नैरो का मतलब होता है जिसका दायरा सीमित है, ठीक है। दायरा क्या है, सीमित है। सीमित फ़ायदे। बायोडाइवर्सिटी के 2 फायदे। एक फ़ायदा ऐसा जो बड़े व्यापक स्तर पर उसका फ़ायदा है, जिसमें क्या है, सभी पूरे नेचर को बेनिफिट मिलता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है, हमको भी मिलता है। वो ब्रॉड कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी वही है, ठीक है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन। और ये क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन। केवल हम लिखी गई होगी। नैरो का मतलब एक सीमित क्षेत्र, ठीक है। अगर आप सीमित दायरे में देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, उसको सुरक्षित करने का क्या फ़ायदा है, वो नैरो में आता है, ठीक है। तो नैरो में क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी से मतलब प्लांट या एनिमल से आपको जो जो फायदे मिलते हैं वो सब इसमें लिखे जा सकते हैं। प्लांट या एनिमल से हमको जो जो मिलता है सब इसमें लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बैक्टीरिया सब जो आता है ना, सबकी तो वेरिएशन है, सब आएगा ना, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया सब। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए प्लांट से हमको क्या मिलता है, मेडिसिन मिलती है, फल और क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। टिम्बर का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लांट से हमको टिम्बर, लकड़ी मिलती है, ठीक है, घर बनाने के लिए उसको बोलते हैं टिम्बर। इससे हमको क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है। फ्यूल का मतलब लकड़ी जलाने के लिए ईंधन का सोर्स है, ईंधन मिलता है। और क्या मिलता है प्लांट से, बताइए, फ्रूट मिलता है, और ऑक्सीजन इसमें नहीं मिलती है। ऑक्सीजन जो है वो सबके लिए, ये पर्सनली ह्यूमन का फ़ायदा है। पर्सनली ह्यूमन को जो फ़ायदा है वो नैरो में लिखा जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें फाइबर्स हैं और ये मेडिसिन हो गया। फाइबर समझ रहे ना, रस्सी वगैरह किससे बनती है, रस्सी जो होती है फाइबर से तो बनती है, ठीक है, प्लांट फाइबर से बनती है, रोकना। तो इसमें ह्यूमन को जो डायरेक्ट बेनिफिट है बायोडाइवर्सिटी अधिक होने से वो लिखे जाएंगे। ह्यूमन को डायरेक्ट बेनिफिट का मिलेगा, बाकी एनिमल से भी मतलब नहीं है। नैरो का मतलब समझ में आया कि नैरो बेनिफिट मतलब सीमित दायरे में क्या बेनिफिट है, ये है। अब दूसरा है ब्रॉड। अगर आप ब्रॉड लेवल पर देखेंगे, ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ब्रॉड बहुत बड़े लेवल पर बायोडाइवर्सिटी का दूर देखिए, बायोडाइवर्सिटी का बड़े लेवल पर क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है उसमें, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। हम लोग भी जिंदा हैं ऑक्सीजन से, प्लांट खुद जिंदा है, प्लांट ऑक्सीजन बनाते हैं, वो ऑक्सीजन खुद भी लेते हैं, हमको भी देते हैं, एनिमल्स को भी देते हैं। ब्रॉड लेवल पर फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, जो इस वातावरण में बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वैरायटी के आपको इंसेक्ट मिलेंगे, उतना ही पॉलिनेशन होगा, जो पौधों में परागण होता है, क्या होता है,
परागण होता है ना, उसमें प्लांट को बेनिफिट मिलता है, एनिमल दोनों को बेनिफिट मिलता है ना। हाँ, पॉपुलेशन की नहीं है ये, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स होंगे उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ। या जितनी वैरायटी के एनिमल्स होंगे उसका फ़ायदा कहाँ कहाँ मिलेगा। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कि अगर आप सीमित दायरा देख रहे हैं जिसमें ह्यूमन को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट ह्यूमन को डायरेक्ट है बायोडाइवर्सिटी अधिक होने से। ये बेनिफिट क्या है, ये बड़े लेवल पर, ये सबके लिए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन सब कुछ, ठीक है। इसके बाद में प्लांट और एनिमल का जो रिलेशनशिप होता है, प्लांट और एनिमल का जो संबंध होता है वो ब्रॉड में आता, वो नैरो में नहीं आता। इसमें आता है ब्रॉड में, क्योंकि ह्यूमन डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ले रहा उसको। तो प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, एनिमल जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, मतलब इसमें आप पॉलिनेशन पढ़ते हैं, पॉलिनेशन किसमें आएगा, ब्रॉड में आएगा, ठीक है, पॉलिनेशन ब्रॉड में आएगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक टॉपिक पढ़ा है आपने ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़े हैं ना, ठीक है। तो अगर नेचर में खुद सोचिए कि एक अगर कोई भी एनिमल या प्लांट गायब हो जाए, एनिमल चला जाए, डिसबैलेंस हो जाएगा, नेचर बिगड़ जाएगी ना। तो डाइवर्सिटी फायदा होने का कहीं ना कहीं नेचर को भी तो फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नेचर बैलेंस में बनी हुई है ना। एक बहुत मतलब ये क्या ब्रॉड इसका हम फायदा देख रहे हैं, बड़े लेवल पर बड़ी सोच में फायदा देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट एनिमल का रिलेशन है जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। समझ आया। आगे देखिए कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, ये सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से समझते रहिए। कैसे बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जाएगा, methods of biodiversity conservation। क्या क्या तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षण करने के तरीके क्या क्या हैं। तो दो तरीके, एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू, ठीक है, इन सिटू और इन सिटू। एक्स सिटू क्या होता है और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक। तो इन सिटू का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसको वहीं सुरक्षित कर दीजिए किसी तरीके से, उसके नेचुरल प्लेस पर, ठीक है। जैसे लॉयन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट जंगल, तो जंगल में ही उसको प्रोटेक्ट करा दीजिए, प्रोटेक्शन दे दीजिए, ठीक है। तो जो एनिमल जहाँ रहता है उसकी जो नेचुरल हैबिटेट जो है उसको वहीं प्रोटेक्शन दे दीजिए, ये होता है इन मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स इन द नेचुरल हैबिटेट। कहाँ प्रोटेक्ट कराते हैं, नेचुरल हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट कराते हैं। प्रोटेक्शन कहाँ देते हैं, उसके प्राकृतिक वास में उसको प्रोटेक्शन देते हैं जहाँ वो रहता है। एक्सट्रो में उसको क्या करते हैं, बाहर वहाँ से ला के आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट उससे बाहर निकालते हैं। लेकिन वो हैबिटेट जो हमने बनाई है आर्टिफिशियली वो सेम नेचुरल की तरीके से होनी चाहिए। मतलब नेचुरल के तरीके से आप एक एरिया बना लीजिए जो सेम नेचुरल हैबिटेट की तरीके से वो भी हो, तो वहाँ पर इसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इन सिटू के बताएंगे। इन सिटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क जो होता है वो क्या बनाया जाता है कि ऑलरेडी बना हुआ होता है, ऑलरेडी बना हुआ होता है, कोई बड़ा सा एरिया है पार्क को प्रोटेक्ट करा देते हैं कि वहाँ हंटिंग ग्रासिंग ये सब कुछ नहीं होना है, ठीक है, जान लगा सब प्रोटेक्ट करा देते हैं, ठीक। वहाँ जो एनिमल प्लांट है उनको प्रोटेक्ट, इसमें एनिमल्स और प्लांट दोनों को प्रोटेक्ट कराया जाता है, ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क में। और क्या होता है इन सिटू में, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जानते हैं क्या है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, समझ में आ रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट को प्रोटेक्ट कराते हैं बाय द किससे, कोई बताएगा, लोकल कम्युनिटी। जैसे मान लीजिए जंगल है, हाँ, जैसे कोई फॉरेस्ट उसके आसपास कोई लोकल समुदाय रहता है, लोकल कम्युनिटी रह रही है, जनजातियाँ रह रही हैं,
उनके सहयोग से जंगल को क्या करा देते हैं, प्रोटेक्ट कराते हैं। समझ में आ रहा है? लोकल कम्युनिटीज। तो नेशनल पार्क हो गया, ये हो गया। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए, ये केवल एनिमल्स के लिए है। किसके लिए है? एनिमल्स के लिए है। ये किसके लिए है? दोनों के लिए है। बायोस्फीयर रिजर्व भी दोनों के लिए है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स को प्रोटेक्ट कराया जाता है। मतलब हंटिंग नहीं है इसमें, हाँ नहीं, इसमें लिमिटेड है। नेशनल पार्क में बिल्कुल हंटिंग नहीं है, नो हंटिंग, एकदम फुल्ली प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन इसमें क्या, हंटिंग तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन का थोड़ा सा इंटरफियर होता है, सेफ्टी के लिए। हाँ, थोड़ा सा इंटरफियर होता है ह्यूमन का, यहाँ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नो ह्यूमन इंटरफियर, नो ह्यूमन इंटरफियर, कुछ नहीं होता है यहाँ। लेस ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन की एक्टिविटीज क्या होती है, कम होती है। लेकिन हंटिंग नहीं करा सकते आप, जानवरों को मार नहीं सकते। बॉटनिकल गार्डन इसमें आएगा। कहाँ से समझ में आया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केवल एनिमल्स के लिए होती है, ठीक है। नेशनल पार्क हो गया, ये हो गया। और भाई इसके बाद एक बचा हुआ है हॉट स्पॉट। क्या है? हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट में क्या है? नेचुरल एरिया है प्रोटेक्ट कराने का प्रजातियों, ठीक है, प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट कराने के नेचुरल एरिया। हॉट स्पॉट समझ लीजिए क्या होता है। इसके बाद एक्स-2 हम बता रहे हैं, या यहाँ एक्स-2 को साफ में समझ लीजिए। एक्स-2 में क्या क्या होता है देखिए। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क किसमें आएगा? एक्स-2 कंजर्वेशन, जिसको आप चिड़ियाघर बोलते हैं। तो जो बनाया जाता है ह्यूमन आर्टिफिशियली बनाता है, वहाँ से इन्वायरमेंट लगभग क्रिएट करा देता है फॉरेस्ट तरीके से, ठीक है। ये हो गया। बॉटनिकल गार्डन इसमें आएगा, बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन उसमें क्या है? बहुत सारी प्लांट की वैरायटी ग्रो कराई जाती है। ये प्लांट के लिए, ये एनिमल्स के लिए है। यहाँ बहुत सारी वैरायटी के प्लांट को ग्रो कराते हैं। जैसे लखनऊ में एक बॉटनिकल गार्डन है, DRI है, और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन लंदन में है, ठीक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और इंडिया में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता, और वर्ल्ड का है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन में ऐसे पौधों को सुरक्षित किया जाता है जो क्या है, संकट में है, जो कभी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जल्दी ही विलुप्त हो सकते हैं, उनको सुरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है? ऑलिव बैंक। ऑलिव बैंक क्या है? ऑलिव बैंक हो गया। इसके बाद में हो गया जीन बैंक। ऑलिव बैंक और जीन बैंक ये सब क्या है? ऑलिव बैंक जान रहे हैं? ऑलिव बैंक क्या, एक मान लीजिए एरिया है, कोई जगह है जहाँ बहुत सारी वैरायटी के प्लांट के पॉलिन ग्रेन सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी के जो है प्लांट के जीन रखे हुए, जीन बैंक हो गया। होता है सीड बैंक। क्या होता है? सीड बैंक। तो बताइए ये पॉलिन बैंक का नेचुरल प्लेस है कि आर्टिफिशियल प्लेस है? पॉलिन ग्रेन का, पॉलिन बैंक ये आर्टिफिशियल एरिया। पॉलिन ग्रेन की रहने की जगह फ्लावर है, ना कि बैंक, ना कि कोई लैब, ठीक है। और सीड कहाँ रहता है? फ्रूट के अंदर रहता है नेचुरली, नेचुरल हैबिटेट तो उसका फ्रूट है, लेकिन आप उसको लेबोरेटरी में सुरक्षित रखेंगे तो सीड बैंक बन जाएगा वो। ये आर्टिफिशियल एरिया होता है। जितने आर्टिफिशियल एरिया है सब एक्स-2 में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हॉट स्पॉट समझना है, ध्यान से देखिएगा। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट ऐसा एरिया होता है जहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट, ठीक है। लिख लेना, ये क्या है? एरिया होते हैं, एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में रिच है, मतलब धनी है, इसमें जैव विविधता में बहुत प्रकार की बहुत सारी वैरायटी के प्लांट और एनिमल है। हॉट स्पॉट एक एरिया होता है, समझ में आया? दूसरा क्या है? कितने हॉट स्पॉट है? तो अर्लियर डाटा 14 का रूप में है, 9 और बड़े हैं तो 33 बाइस, कितने हो गए टोटल? 25 हैं और 9 और बढ़े हैं तो 34 टोटल है। पहले कितने थे? 25, उसमें 9 और बढ़ा तो 34 हो गए टोटल हॉट स्पॉट। समझ में आया? कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट है? तो
बोलेंगे वेस्टर्न घाट, नाम सुने ना, वेस्टर्न पश्चिमी घाट और ईस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, इंडिया और बर्मा का जो बॉर्डर है इंडो बर्मा रीजन, ठीक है। हाँ, जहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच। तो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन और श्रीलंका का भी एरिया है। वेस्टर्न घाट के पास श्रीलंका का भी कुछ एरिया क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। आगे हॉटस्पॉट जो होता है ये विलुप्त या जो प्लांट एनिमल की स्पीसीज जो विलुप्त हो रही हैं, जो गायब हो रही है सर्च से, उनको 30% घटा देता है उनके गायब होने की दर को, समझ रहे हैं ना। कि प्लांट या एनिमल की जो स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं उनका एक्सटेंशन 30% कम कर देता है, 30% तक घटा देता है, 30% एक्सटेंशन को कम कर देता है, ठीक है। विलुप्त होने से बचाता है स्पीसीज को, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्पीसीज को प्रोटेक्ट कराता है, कंजर्वेशन है। और कितने टोटल हैं, तो अर्थ को बोलेंगे 2%, जितनी अर्थ का 2% एरिया हॉटस्पॉट एक्वायर करते हैं, पूरे अर्थ का 2% एरिया क्या है, हॉटस्पॉट एक्वायर करते हैं। हॉटस्पॉट 2% में फैला हुआ है और 33% क्या है, और 30% क्या है, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर देते हैं, एक्सटेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब विलुप्त होती जो प्रजातियाँ हो रही हैं उनके विलोपन को 30% तक घटा देते हैं, ठीक है, 30% तक मिनिमाइज कर देते हैं। जी सर। बाकी 70% तो विलोपन होगा ही, ये 30% कम कर देते हैं, घटता दर कम होगा, 70% होगा विलोपन, ठीक। अब किस एरिया को हम हॉटस्पॉट बनाते हैं, किस एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है, कोई भी एरिया हॉटस्पॉट नहीं घोषित करते जहाँ बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो। पहला देखिए 3 एरिया बुक में 3 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट होना चाहिए कि उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बायोडाइवर्सिटी रिच होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ऐसे एरिया को आप हॉटस्पॉट बनाएंगे। हॉटस्पॉट जानते हैं क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हॉटस्पॉट, सर कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करना है, जीव जंतु को प्रोटेक्ट कराना है, जो खत्म होने वाले, नहीं तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे अर्थ से। तो ऐसे और प्रोटेक्शन किसको देते हैं, जहाँ पर बहुत सी वैरायटी के जीव जंतु हैं वहीं तो आप प्रोटेक्शन देंगे, उसी एरिया को तो हॉटस्पॉट बनाएंगे। क्या ऐसा रेगिस्तान ले जाके बना देंगे जहाँ कोई स्पीसीज रहती ही नहीं है, वो भी नहीं जी पाएगा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं है ना। जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है उसी को सोचेंगे किसी को किसी तरीके से बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएँ बहुत ज़्यादा ये रखा है हमारे पास, समझ जा रहा। तो वो एरिया क्या होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी रिच होना चाहिए, मतलब वहाँ बहुत सी वैरायटी के प्लांट और एनिमल होने चाहिए, समझ में आ रहा है। इसी को हम घोषित करेंगे। दूसरा क्या है, हाई लेवल ऑफ इंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ इंडेमिज्म का मतलब कोई बताएगा, वहाँ ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जो कहीं और ना मिले उस एरिया में। जैसे मान लीजिए आपने ये एरिया है, इसको इस एरिया को हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, तो बनाएंगे कब, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत सी वैरायटी के प्लांट एनिमल मिले तब तो बनाएंगे। दूसरा क्या है, यहाँ कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होनी चाहिए जो कहीं नहीं है वर्ल्ड में, जो यही हैं। सोचिए देखिए कि आप उस एरिया को हॉटस्पॉट बनाना पसंद करेंगे जहाँ पर ऐसी स्पीसीज हो जो वर्ल्ड में कहीं ना हो। मान लीजिए किस एरिया में कोई स्पीसीज है, ये स्पीसीज कहीं और भी रहती है, इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो क्या इसको हम हॉटस्पॉट बनाना पसंद करेंगे? नहीं, तो कई जगह है ना, यहाँ नहीं कंजर्व कर पाए वहाँ ले जाके कंजर्व कर देंगे, कहीं ना कहीं कंजर्व कर सकते हैं, मौसम वाला अच्छा। लेकिन जो केवल क्या यही मिल रही है, जो कहीं वर्ल्ड में नहीं है, जो कहीं स्पीसीज है ही नहीं, उसी एरिया में रहती है खाली, इसलिए उस एरिया को प्रोटेक्ट करा दो ताकि ये बच जाए हमारे किसी तरीके से, क्योंकि ये कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर ये यहाँ से चली गई, कहीं नहीं, ये खत्म हो जाएगी तब तो कहीं की नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि यही मिल रही है खाली स्पीसीज, समझ में आया। तो हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म का मतलब होता है वो ऐसी स्पीसीज जो और कहीं ना मिले, ऐसी स्पीसीज जिस एरिया में रहती हैं उस एरिया को जरूर कंजर्व कराना चाहिए, उसको हॉटस्पॉट बनाना चाहिए पहले, समझ में आया। तीसरा क्या होता है कि हाई एक्सेलरेशन रेट, हाई एक्सेलरेशन
रेट ऑफ एक्सटेंशन। एक चीज और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हॉट स्पॉट हम बनाने जा रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? ताकि हम जीवों को बचा सकें, उनके विलोपन को बचा सकें, गायब ना हो जाए बेचारे, ठीक है। लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि अगर यहाँ से विलोपन हो रहा है तभी आप बचाएंगे, विलोपन भी होना चाहिए। अगर सोचिए कोई स्पीशीज विलुप्त नहीं हो रही है तो उसको तो उसको हॉट स्पॉट बनाने से फायदा क्या है? कुछ नहीं। जब वो विलोपन होगा ही नहीं, फर्स्ट क्लास जिंदा है, सब मौज कर रहे हैं, तो उसको हॉट स्पॉट बनाने से फायदा क्यों? उस एरिया को बनाते हैं कि जहाँ पर स्पीशीज गायब होने के चांस बढ़ रहे हैं। तो जिस एरिया में विलोपन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है गायब होने वाली, उस एरिया को सबसे पहले बनाते हैं, सुरक्षित उसी को किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ से विलोपन हो रहा है, ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। समझ में आया? इंडिया में पूरे अर्थ का 2% है हॉटस्पॉट, हाँ, लेस देन 2% ऑफ अर्थ। इंडिया में बता तो दिया, वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड में है, ठीक है, चेन्नई साइड में, इसके बाद में ईस्ट साइड में हिमालय रीजन जहाँ। अच्छा सर जी, उसको अमेजन को नहीं कहा जाएगा हॉटस्पॉट? नहीं, अमेजन रेन फॉरेस्ट में ऐसा बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंशन भी होना चाहिए ना, जो है अच्छे से कोई हाँ, खत्म भी होना चाहिए वहाँ से। हाँ, विलुप्त हो रहे, कुछ तो हो गए हैं, कुछ होने के कगार पर हैं, इसीलिए हम उन एरिया को बनाते हैं जहाँ विलोपन हो रहा है। हाँ, प्लेनेट ऑफ लंग्स बोलते हैं, हाँ, पृथ्वी का फेफड़ा। समझ में आया? ये 3 क्राइटेरिया की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसी स्पीशीज मिले जो कहीं ना मिले, विलोपन की दर भी अच्छी खासी हो, तभी सुरक्षित कराएंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। इस समय क्या हुआ है? ये हो गया जी, ये चैप्टर लगभग हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक, इतना ही था। आगे आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन। इसमें हम लोग थोड़ा सा समय बचा करके, हम लोग समय कहाँ लेंगे, पिछले 11th में छूटा हुआ चैप्टर है, उसको ढंग से टाइमली समझाने लेकर के, जहाँ तो आप टाइम कम ले लेंगे तब भी चल जाएगा। अब जो सबके पास ये मिला हुआ है, इसको ध्यान से देखते जाइए, देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले लिखा हुआ है पॉल्यूशन क्या है। तो पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है। प्रदूषण का मतलब क्या है कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है। एयर, हवा, वाटर और मिट्टी, इनकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बदल रही है, या केमिकल प्रॉपर्टी, या इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो रहा है, ऐसा चेंज जो हम नहीं चाहते, लिखा बुक में नोट्स में देखिए, अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल का मतलब अवांछनीय होता है, जो हम नहीं चाहते हैं। चाहते हैं क्या प्रदूषण हो? नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो सॉइल में और एयर में, ठीक है, और वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाना। कैसी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाना, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाना, इसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। अब बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने से क्या मतलब है? फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल, मतलब आप सीधे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट में ये 3 चेंज अगर हो रहे हैं, वातावरण में ये 3 चेंज हो रहे हैं, तो पॉल्यूशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब समझ रहे हैं? अगर वाटर में बोल रहे हैं कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाना, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाना, वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाना? कम हो जाना, ठीक है। और क्या होता है फिजिकल में? और कुछ विशेष था, बैक्टीरिया से आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पीएच बदल जाना, वाटर में सॉल्ट ज़्यादा हो जाना, पीएच घट बढ़ जाना, सॉल्ट हो जाना, ठीक है। आयरन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाना, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है। या कोई केमिकल, जैसे पेस्टिसाइड, अगर पेस्टिसाइड होते हैं ना, वो पानी में बह के चले जाते हैं, केमिकल ही तो है, पेस्टिसाइड नहीं है। वाटर में कोई भी केमिकल मिल जा रहा है जो वाटर की प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहा है, वो सब मिट्टी में सब खाद के द्वारा वो चेंज हो जाता है, वो भी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि पानी में, अगर पानी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसका मतलब पानी में बैक्टीरिया है, वायरस से आ गए हैं, पानी गंदा हो गया। सॉइल की भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है कि सॉइल में हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाना, ठीक है। एयर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब समझते हैं कि एयर में इन्फेक्शन बढ़ जाना, एयर में माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाना किसी एरिया में। जी सर, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी केमिकल गैस, समझ में आ गया।
फिजिकल में क्या है जी, फिजिकल में टेम्परेचर से रिलेटेड होता है इसका। टेम्परेचर हाई हो जाना, लो हो जाना, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में कोई केमिकल ऐड हो गया, बायोलॉजिकल में कोई माइक्रोब। ठीक है। अब पॉल्यूशन के जो एजेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। क्या बोला जाता है? पॉल्यूटेंट्स। जिससे पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट्स की दो कैटेगरी होती है, दो तरीके के पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है और सेकेंडरी। ये पॉल्यूटेंट के टाइप जिससे प्रदूषण होता है उसको क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट। अगर कोई बैक्टीरिया प्रदूषण करा रहा है तो पॉल्यूटेंट वो भी हो गया। प्राइमरी का मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट कहीं से निकल रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल के इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। किसी भी सोर्स से डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है, किसी सोर्स से डायरेक्ट पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नदियों में कोई चीज़ जा रही है, डायरेक्ट जा रही है, जैसे खेतों से फर्टिलाइजर बह के जा रहे हैं, पेस्टिसाइड बह के खेतों से डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। सोर्स से, किसी स्रोत से डायरेक्ट अगर पॉल्यूशन बन रहा है तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। जो पॉल्यूटेंट सोर्स से डायरेक्ट बनते हैं, समझ में आया? इसमें क्या आएगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, ये डायरेक्ट बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड आएगी, नाइट्रोजन की ऑक्साइड आएंगे, और क्या हो सकता है, और एक्सेट्रा होगा। समझ में आया? ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के मॉडिफिकेशन से बनता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मॉडिफाई होकर के सेकेंडरी बनाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो इसके मॉडिफिकेशन से बनेगा। जैसे एक होता है PAN, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, PAN पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं बनता। ओजोन जो होती है O2 प्लस O से बनती है, डिसेंट ऑक्सीजन से बनती है। समझ में आया? तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक। ओजोन लेयर है, वो ओजोन की, ये ओजोन गैस है, ठीक है। ओजोन गैस से तो ओजोन लेयर बनती है, ओजोन गैस से तो ओजोन लेयर बनती है, नहीं बनती है। समझ में आया? इंफ्रारेड को रिमूव कर, ये अल्ट्रावायलेट रेस को अब्सॉर्ब कराते हैं। अब हार्मफुल तो है, लेकिन हमारे लिए इन्वायरमेंट में क्या है, ये प्रोटेक्शन दे रही है कहीं ना कहीं से। हाँ, ठीक है। CFC इसको डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। ध्यान समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी में इसी एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं, बाकी सब प्राइमरी है। अब पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है ये बता दिया, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये बता दिया। इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन डिपेंड ऑन, ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन किस चीज पर पॉल्यूशन निर्भर करता है। मतलब प्रदूषण किस चीज पर निर्भर करता है? प्रदूषण किस चीज पर निर्भर करता है? पहली चीज तो ये है कि साइज ऑफ पॉल्यूटेंट, साइज ऑफ पॉल्यूटेंट, समझ रहे हैं इस चीज को? जिस चीज से प्रदूषण होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। अगर पॉल्यूटेंट का साइज छोटा है तो वो ज़्यादा फर्क डालेगा, वो ज़्यादा खतरनाक होगा। पॉल्यूटेंट का साइज बड़ा है पार्टिकल का तो उतना खतरनाक नहीं होगा। जैसे हम जब एयर से को इनहेल करते हैं, सांस को अंदर ले जाते हैं, तो डस्ट है, ठीक है, या जितने पार्टिकल एयर में हैं, अगर डस्ट उड़ रही है तो डस्ट हमारे यहीं नोज़ में और ट्रैकिया तक ही सीमित रह जाती है। नोज़ में हेयर्स होते हैं, वो डस्ट को फिल्टर कर दिए। अगर डस्ट आगे भी चला गया तो ट्रैकिया में क्या है, म्यूकस बन रहा है, वो म्यूकस फंसा लेगा, लंग्स तक नहीं पहुंचता, ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटा पार्टिकल है तो वो तो एयर से, नोज़ में जो हेयर्स हैं उनको क्रॉस करके निकल जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा वो उतनी तेज़ी से जाएगा और बिना रुकावट के जाएगा। बड़े पार्टिकल तो आपके जो है नोज़ में हेयर्स हैं उनके थ्रू रुक जाएंगे, लेकिन छोटे पार्टिकल तो सीधे चले जाएंगे। जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल पॉल्यूशन उतना ही खतरनाक होता है। लेकिन ना इफेक्ट का मतलब पॉल्यूशन कितना खतरनाक होगा ये इस पर साइज का, साइज ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का साइज छोटा है तो मोर इफेक्ट आएगा। देखा हुआ ये
में जी, लाइन दी गई है, ठीक है। अगला है कंसंट्रेट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। जो पॉल्यूटेंट है, जो केमिकल है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए किसी पानी में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं तो वो ज़्यादा फर्क डालेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और केमिकल कम है वाटर में, कम फर्क डालेगा। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट उतना ही खतरनाक हो जाएगा पॉल्यूशन। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, इसका मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा समय तक जीवित रहने। कितने देर तक हमारे ऊपर वो इफेक्ट दिखा रहा है। आप जो है कहीं पता लगा जो है ऐसा धुआं उड़ रहा है, जब पॉल्यूशन है उसमें आप जितनी देर तक उस एरिया में रहेंगे उतना ही आपको इफेक्ट डालेगा। आप आए और निकल गए तो इफेक्ट कम होगा। प्रदूषण वाले एरिया में आप जितनी देर तक रहेंगे उस प्रदूषण का इफेक्ट आपकी बॉडी पर उतना ही ज़्यादा आएगा जितनी देर तक आप वहाँ रहेंगे। सर सिर्फ ह्यूमन के लिए करती है? हाँ, सबको लेकर है ना? सबके लिए है। प्लांट पर तो पहला वाला नहीं था। कौन सा वाला? पहला वाला तो ये प्लांट साइज ऑफ पॉल्यूटेंट नहीं, हाँ ये लागू नहीं होगा ऐसे देखा जाए तो एनिमल्स में मेन, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है हेयर वाला, ठीक है, ये एनिमल्स में है। बाकी क्या है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा देर तक आप पॉल्यूटेंट को एक्सपोज करेंगे, जितनी ज़्यादा देर तक पॉल्यूटेंट आपके ऊपर एक्सपोजर होगा, आपके ऊपर आएगा, उतनी ही ज़्यादा उसका इफेक्ट भी आएगा। समझ में आ रहा है? अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू आया था। कब आया था? 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। किसके लिए आया था? वाटर, एयर और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। इसको प्रिवेंट द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। ये हो गया। अगला देखिए एयर पॉल्यूशन, नेक्स्ट दिया हुआ है एयर पॉल्यूशन क्या हुआ। तो एयर पॉल्यूशन सबको पता है थोड़ा बहुत क्या है, वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो इफेक्ट कहाँ कहाँ आता है, प्लांट्स पर अलग इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का, और एनिमल्स पर अलग इफेक्ट है। पौधों में क्या इफेक्ट होता है, पौधों में अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, पैदावार पौधों में कम हो जाएगी, ठीक है, और वो जल्दी डेथ हो सकती है। प्रीमेच्योर डेथ लिखा हुआ, इसका मतलब जल्दी डेथ हो सकती है, पौधे जल्दी मर जाएंगे पोल्यूशन से। एनिमल्स में क्या इफेक्ट आएगा, इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब समझ रहे हैं, एलर्जी, जैसे आंखों में जलन होगा, ठीक है, एलर्जी सिम्टम आएगा, और लंग्स डैमेज हो जाएंगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्याएं। मतलब एयर पॉल्यूशन मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा ह्यूमंस में, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, तो एयर पॉल्यूटेंट का मतलब जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, लिखा गया हार्मफुल गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर और बायोटिक एजेंट्स, ये सब एयर पॉल्यूटेंट हैं। हार्मफुल गैसेस में कौन कौन सी हैं लिखे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एयर पॉल्यूटेंट हैं, ये सब गैसेज हैं। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब समझते हैं सॉलिड पार्टिकल। क्या होता है, जैसे कार्बन के पार्टिकल अगर एनवायरनमेंट में हैं तो वो क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है। किसी चीज़ को जब जलाते हैं तो कार्बन के पार्टिकल एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, ठीक है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच के नुकसान कर सकते हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर है। लिखा ना सस्पेंडेड पार्टिकल, जैसे सॉइल हो गया, कार्बन पार्टिकल, ये सब। बायोटिक एजेंट में क्या आएंगे, तो एयर में कौन कौन सा बायोटिक एजेंट हो सकता है जो पॉल्यूशन कॉज कराएगा, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं एयर में, ठीक है। अगर कहीं पर वातावरण बहुत ख़राब है तो वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया भी होंगे। और एरोसोल का मतलब समझ लें ना, वाटर की ड्रॉपलेट्स होना, वाटर की ड्रॉपलेट्स। अब एक है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB पता है ना सबको, हाँ, केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड है। ये क्या करता है, एयर की क्वालिटी को पता लगाता है। इट मेजर द क्वालिटी इंडेक्स ऑफ द एयर, कि एयर कितनी साफ है, कितनी खराब एयर है, ठीक है। लिखा स्मॉल साइज
सस्पेंडेड पार्टिकल आर मोर हार्मफुल, मैंने बता दिया था। अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो ज़्यादा हार्मफुल कॉज कराएगा। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर कहाँ से रिलीज होते हैं? देखिए गैसेस जो है, हार्मफुल गैसेस कहाँ कहाँ से आती हैं? आप बोलेंगे ऑटोमोबाइल से आती हैं, और कहाँ से आती हैं? फैक्ट्रियों से आती हैं, ठीक है, और फ्यूल जलाने से आती हैं। पार्टिकुलेट मैटर कहाँ से आता है? इंडस्ट्री में भी जहाँ से गैस रिलीज होती है वहीं से पार्टिकुलेट मैटर भी है। फैक्ट्रियों से जो है, फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ होती हैं वहाँ से पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, व्हीकल्स से निकलता है, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है। वो सब क्या हाइड्रोकार्बन ही तो है, आखिर उसमें भी तो कार्बन है, नहीं है? पेट्रोल डीजल में क्या कार्बन? उसमें भी है, उसमें भी कार्बन के पार्टिकल यूज होंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, ठीक है, हाँ वो लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होते हैं, मकान बनाना या कंस्ट्रक्शन जो भी है, लकड़ी वगैरह, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे हम एयर पॉल्यूशन को रोकेंगे। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ को मैंने पहले इंडिकेट कर दिया, ध्यान से देखिएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर पहले लिख दिया। टॉपिक का नाम ये है कि कैसे आप एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उसके तरीके क्या हैं? तो पहला तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है? स्क्रबर है। देखिए यहाँ लिखा अगले पेज पर वो चीज़ जो आगे हो गई है, यहाँ लिखा मेथड्स टू रिमूव द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करना है, घटाना है, तो क्या तरीके अपनाएंगे? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP और स्क्रबर। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही 3 चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? जो पहले इंजन जब बनाए गए थे तो उनमें इंजन में देखिए ध्यान से सुनिए, जो इंजन होते थे कार के इंजन, उनमें एक समस्या क्रिएट होती थी, नॉकिंग की प्रॉपर्टी। नॉकिंग का मतलब होता है, क्या होता है नॉकिंग प्रॉपर्टी? आवाज़ होना या स्टार्ट आसानी से ना होना। कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होते थे, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। वो नॉकिंग प्रॉपर्टी थी। वो क्या है, कार के और ये ऑटोमोबाइल के इंजनों में होती थी। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए पेट्रोल में मिलाया गया क्या चीज़? टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड मिलाने लग गए पेट्रोल में, डीजल में। उससे क्या फ़ायदा हुआ? नॉकिंग की समस्या खत्म हो गई, आवाज़ बहुत का कट गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? हम लोग क्या है उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, कार और बाइक जो होती हैं, उनके इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस होती है, क्या होती है? डिवाइस होती है जो मोर हार्मफुल गैसेस, जो इंजन में ऐसी खतरनाक गैसें बन रही हैं, उनको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करके और एग्जॉस्ट से बाहर निकाल देता है। समझ में आया? मतलब इंजन में, ऑटोमोबाइल के इंजन में जो गैसेस बनती हैं खतरनाक गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, और कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स है। इसका मतलब समझते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो तो मोर हार्मफुल है ही नहीं है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ज़्यादा हार्मफुल कौन सी है जो ऑटोमोबाइल्स में बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन का मतलब अर्ध जले हाइड्रोकार्बन, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में हाइड्रोकार्बन्स मिलाया जाता होता है। कुछ हाइड्रोकार्बन जल नहीं पाते, पेट्रोल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता, डीजल पूरी तरीके से नहीं जल पाया, कुछ हाइड्रोकार्बन बचे रह गए, वो पॉल्यूशन कराते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आया? ये समस्या कहाँ है? ये ऑटोमोबाइल्स के और व्हीकल्स के इंजन में ये सारी चीज़ें बन रही हैं। अगर ये इन्वायरमेंट में ऐसे चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। जी सर। अगर इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करा देगा तो समस्या का समाधान क्या है? इंजन में एक डिवाइस लगा देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। वो क्या है? उस डिवाइस में होता क्या है? लेड क्या होता है? और रोडियम, ठीक है। ये 2 कैटलिस्ट इसमें रहते हैं, उस डिवाइस में 2 कैटलिस्ट रहते हैं, लेड और रोडियम, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किस में बदल देंगे, नाइट्रोजन में, और प्लस O2 में बदल देंगे। ये सब लेस हार्मफुल गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल है। इसके बाद अनबर्न हाइड्रोकार्बन को भी चेंज कर देंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और SO2। समझ में आया, ये लेस हार्मफुल मतलब जहरीली चीज़ों को लेस अंदर ही हार्मफुल खत्म कर अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जब एग्जॉस्ट से वो गैस बाहर निकलेगी तो लेस हार्मफुल रहेगी। अब ध्यान से सुनिए, तो इंजन्स में नॉकिंग की समस्या थी। किसकी समस्या थी, नॉकिंग की। नॉकिंग को खत्म करने के लिए टेट्राइथाइल लेड मिलाया गया उसमें, ताकि नॉकिंग की समस्या खत्म हो जाए। ये क्या करता था, ये एक नई समस्या जनरेट कर दिया। नॉकिंग की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन इससे मिलाने से, पेट्रोल डीजल में लेड मिलाने से नुकसान ये हुआ कि कन्वर्टर खराब हो गया, वो कैटेलिटिक कन्वर्टर काम नहीं करता, ठीक। तो फिर इसको हटा दिया गया पेट्रोल डीजल से। इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अनलीडेड पेट्रोल आता है, देखिए पेट्रोल पंप में जो मशीनें लिखी होती हैं उस पर लिखा रहता है अनलीडेड पेट्रोल। अभी ध्यान से देखे हैं, अनलीडेड पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है इस पर रीडिंग आती है, उसी पर लिखा रहता है अनलीडेड पेट्रोल। इस पेट्रोल में लेड नहीं है, लेड रहेगा तो कन्वर्टर खराब कर देगा। समझ में आया, तो लेड मिलाना बंद कर दिया गया पेट्रोल और डीजल में। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर समझ में आया। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर में अब पेट्रोल डीजल में हम लोग लेड क्यों नहीं मिलाते, अनलीडेड पेट्रोल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि कन्वर्टर ख़राब ना हो इससे, ठीक है। कन्वर्टर करता क्या है, मोर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर दिया। अगला देखिए, तो इसका एक देखिए अलग चीज़ यहाँ सोचने वाली है कि ठीक है आपने तो लेड मिला दिया, लेड हटा दिया, लेकिन नॉकिंग की समस्या तो फिर आ जाएगी ना, नॉकिंग वाली समस्या तो फिर आ जाएगी। तो उसके लिए तरीका क्या है, अब सॉल्यूशन ये हो जा गया कि ठीक है पेट्रोल डीजल में लेड नहीं मिलाना, एक तो अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना, अगर पॉल्यूशन घटाना है तो अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करिए, कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाइए और साथ में इंजन को अपग्रेड करिए, इंजन को भी अपग्रेड करिए, चेंज करिए, ताकि नॉकिंग की समस्या ना आए। BS4 BS5 आ रहा है, 5 तक आगे 6 चल रहा है, ठीक है। समझ में आया, इसमें हो क्या रहा है अभी आगे बताते हैं क्या, ठीक। आगे देखिए, अब है आगे देखिए लिखा यूरो नॉर्म्स, ध्यान से देखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ यूरो नॉर्म्स क्या होता है। यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पॉल्यूशन को घटाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, इंडिया में भी हैं। सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए और वो रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल किसके लिए थे, ये हमारे लिए रूल नहीं है, कंपनियों, सुन लीजिए, ये रूल हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए बता रहा हूँ। यूरो नॉर्म्स का मतलब समझ रहे हैं, यूरो का मतलब हो गया यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्म्स का मतलब हो गया रूल। यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ रूल बनाए इसलिए एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए, ठीक। ये रूल किसके लिए थे, ये ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए थे, और जो पेट्रोलियम कंपनियां थी जो पेट्रोल डीजल बना के बेचती हैं उनके लिए रूल है, और बाइक और कार जो बनाती हैं फैक्ट्रियाँ उनके लिए, हमारे लिए रूल नहीं है, ठीक है। लिखा साफ साफ देखिए, दीज आर रूल्स बाय द यूरोपियन कंट्री। रूल्स किसके लिए है, ऑयल कंपनीज के लिए है, देखिए लिखा हुआ ऑयल कंपनी के लिए है और ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। ऑटोमोबाइल समझ रहे ना, जो ऑटोमोबाइल इंजन बनाती है उनके लिए रूल है, ठीक है। ऑयल कंपनियों के लिए क्या रूल दिया गया था, यहाँ छूट गया है, आप लिख लीजिए। जो कंपनियां तेल बनाती हैं उनको एक आदेश किया गया कि ऐसा आप अब जो पेट्रोल डीजल बना रहे हैं उसमें सल्फर कम करिए, किसी तरीके से सल्फर कम करना है आपको। तो ऑयल कंपनियों को क्या रूल दिया गया, उसमें लिखिएगा टू रिड्यूस यूज ऑफ सल्फर, यूज ऑफ सल्फर का प्रयोग आपको कम से कम करना है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। तो कंपनियों को रूल दिया गया, उनको आदेश किया गया, उनके लिए नियम बनाया गया ऑयल कंपनियों के लिए, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना, भारत पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोल पंप की कंपनियां ना, ऑयल कंपनियां हैं, उनको रूल दिया गया। ऑटोमोबाइल को क्या बोला गया, आप अपने इंजन को अपग्रेड करिए, आप अपने इंजन को सही करिए, ठीक है, तब समस्या खत्म हो जाएगी। अब देखिए
ये यूरो नॉर्म्स इंडिया में भारत स्टेज के नाम से बोले जाते हैं। BS4 BS3 क्या है? BS का मतलब क्या होता है? भारत स्टेज। जो आप बोलते हैं कि BS4 की अब बाइक नहीं चलेगी, BS4 की बाइक बंद हो गया, 5 वाली आ गई, 5 बंद हो जाएगा, 6 की आ गई। तो BS का मतलब क्या है? भारत स्टेज। यूरोपियन कंट्रीज के लिए नियम था यूरो नॉर्म्स। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो नियम दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज को, उस नियम का नाम क्या था? यूरो नॉर्म्स। भारत में इस नियम को BS के नाम से जाना जाता है। भारत स्टेज के नाम से नियम वही है, बस नाम बदल गया है इंडिया में भारत स्टेज। समझ में आया? काम वही करेंगे कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए रूल बना देंगे और इसके लिए ऑयल कंपनियों के लिए। समझ में आया? अब देखिए लिखा गया है यूरो नॉर्म 3, यूरो नॉर्म 4 में क्या क्या है? पेट्रोल में, ध्यान से देखिए ऐसे लिखा है यूरो नॉर्म 3 आया, उसके बाद 4 आया। 3 में क्या बोला गया कि पेट्रोल में आपको सल्फर कितना रखना है? 150 ppm। ppm का मतलब समझ रहे हैं? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब 1 मिलियन का 150वां हिस्सा आपको रखना है सल्फर, इतना कम रखना है। ठीक है, डीजल में थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दी गई है, 300 ppm रखना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% तक रख सकते हैं आप मैक्सिमम। नया यूरो नॉर्म्स आया, यूरो नॉर्म 4 में आया। 4 समझ रहे ना? 3 के बाद कौन सा आया? 4। नया चेंज हुआ, आगे 4 आया रूल। ये रूल है। पेट्रोल में सल्फर घटा दिया गया। देखिए जैसे जैसे नॉर्म्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सल्फर पेट्रोल में कम होता जाएगा। अब पेट्रोल में सल्फर देखिए 50 ppm बोला गया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप। डीजल में 35 ppm। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितना होना चाहिए? 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिक्स। समझ में आया? जैसे जैसे यूरो नॉर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे सल्फर कंटेंट कम होता चला जाएगा। 33%। तो बाकी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अगली बार संभवतः ये चैप्टर काफ़ी हद तक आगे निकल जाएगा, परसों ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले को अच्छे से समझना है आपको। अच्छा, 11th वाला जो छोटा, ठीक।